Hello everyone, how you guys are? I hope you all are doing well. So before moving to the next lecture of the chapter, the French Revolution, let's do a quick revision of previous one. आगे नए चैप्टर को पढ़ने से पहले या नए टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक पर, जिसमें हमने पढ़ा था हाउ द फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ठीक है, कि फ्रांस कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना। देन व्हाट वर द एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स, कि उस टाइम में जो एक्टिव सिटीजन कहे जाते थे वो लोग कौन से थे, और पैसिव। एक्टिव का मतलब जो वोट जब इलेक्शन होंगे वहाँ तो उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, मीन्स वो लोग जिनकी एज 25 से अबव होगी और जिनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। ठीक है, और पैसिव सिटीजन्स में 3 मिलियन पीपल आते थे जिन्हें वोटिंग राइट नहीं मिले थे, और उसमें कौन कौन थे, इसमें विमेन थी, चिल्ड्रन थे, और वो यूथ जो 25 से कम एज के थे। देन व्हाट राइट्स वर गिवन टू द सिटीजन्स दैट बिलोंग्स टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो कौन कौन से राइट्स थे जो उन्हें मिले और उन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता, मतलब उनसे कोई ले नहीं सकता, ये बाय बर्थ उन्हें मिले हुए थे। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स नेचुरल राइट, और ये स्टेट की ड्यूटी थी कि वो उनके राइट्स को, मतलब नेचुरल राइट मीन्स जो उन्हें बाय बर्थ मिले हुए हैं, तो ये स्टेट की ड्यूटी थी कि वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनकी सुरक्षा करे। मीन्स अगर उनके साथ कहीं पर भी कोई भेदभाव होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो वो स्टेट उनके लिए उस टाइम पे उनकी हेल्प के लिए खड़ा रहेगा, वो उनकी हेल्प करेगा। लेटर ऑन वी रेड अबाउट पॉलिटिकल सिम्बल्स। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि वहाँ पर कौन कौन से पॉलिटिकल सिम्बल्स यूज़ किए गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं द ब्रोकन चेन, एक ये था। इसके बाद आपने पढ़ा द बंडल ऑफ रॉड्स और फोर्सेस, देन द आई विथ अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। इस तरीके से आपने कुछ सिम्बल्स पढ़े जो कि उस टाइम में यूज़ किए गए। ये क्यों सिंबल यूज़ किए गए, ये इन सिंबल्स का यूज़ किया गया ताकि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, दोज पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट, ठीक है, वो लोग जो ना ही पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, तो अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए जो फिलोसफर्स थे या जो भी एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने इन सिंबल्स को यूज़ किया। इन सिंबल के सहारे से उन्होंने अपनी बातों को कन्वे करने का मेथड बनाया। Now in this video you will study about the France abolished now in this video you will study how the France abolished monarchy and became a republic। अब इस वीडियो में जो आप अब वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे how the France abolishes monarchy and became a republic, मतलब अब वहाँ पर क्या था, अब जो राजा का शासन था वो खत्म हो गया, अब फ्रांस became a republic, मीन्स अब वहाँ पर जो उनकी वहाँ की जनता है उसके हिसाब से काम होगा। जैसे जो इंडिया है ये रिपब्लिक इंडिया है क्योंकि हमारे यहाँ पर जनता का शासन चलता है। ठीक है, हमारे सिटीजन्स, हम वोट करते हैं, फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे वोट के थ्रू इलेक्टेड होके जाते हैं, फिर वो नए को वोट करते हैं और उसके बाद फिर हमारा एक नया रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो हम डायरेक्टली भी वोट करते हैं कुछ को, और कुछ को इनडायरेक्टली वोट करते हैं। तो अब इस नए जो आपने पार्ट 3 पढ़ेंगे आप, इसमें आप इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ द फ्रांस में कैसे मोनार्की हटी और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। So let's start from the first line. The situation in France continued to be tense during the following years. अब जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो कंटिन्यू लगातार वो टेंस्ड होती जा रही थी, वहाँ पर लोगों के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। Although Louis XVI had signed the कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि लुईस 16 जो था राजा, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर कर दिया, मतलब अब उसने अपना एग्रीमेंट दे दिया कि अब वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे, मतलब फ्रांस में अब ये कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, ना कि सिर्फ राजा की इच्छा चलेगी। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया, लेकिन उसने इधर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर सिग्नेचर तो किया, बट वो चुपचाप अपनी एक और बात कर रहा था, वो प्रूशिया के राजा से। Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789.
और जो दूसरे देश के राजा थे वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे कि फ्रांस में ये क्या होने जा रहा है। तो अगर वो इस बात से भी डर रहे थे कि फ्रांस में इतना डेवलपमेंट आखिर हो कैसे रहा है, कि लोग अपने हक के लिए लड़ाई के लिए मतलब हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। उन्हें अब इतनी ज़्यादा उनमें अवेयरनेस आ गई है कि वो अपने लिए एक अलग राज्य चाहते हैं या अपने लिए एक अलग तरीके का शासन चाहते हैं। तो मेड प्लान्स, और वो इस बात का प्लान, वो इसके लिए प्लान बना रहे थे टू सेंड ट्रूप्स, अपनी सेना को वो भेजना चाहते ताकि यहाँ पर जो भी गर्मियों में 1789 मतलब समर स्टार्ट होने के पहले ही जो भी चीज़ें अगर कुछ होने वाला है उसको पहले ही वो उस रिवॉल्यूशन को दबा सके, सप्रेस कर सके। बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा हो इसके पहले ही द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 79 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। और जो अदर कंट्रीज़ हैं वो युद्ध करें उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने वोट करवाया इन अप्रैल 1792। उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने एक युद्ध की घोषणा कर दी, डिक्लेयर वॉर, युद्ध की घोषणा की अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। दे सॉ thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army। हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपने आप को इस युद्ध में झोंक दिया। मतलब उन लोगों ने क्या किया, उन्हें युद्ध नहीं, उन्हें अपने लिए आज़ादी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। थाउजेंड्स दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग। उन्होंने ये देखा कि ये जो युद्ध है, जो लोग हैं वो युद्ध कर रहे हैं राजा के खिलाफ। एंड एरिस्टोक्रेसीज मतलब वो सिस्टम जहाँ पर सिर्फ वेल्दी पीपल्स की बातें मानी जाती हैं, मतलब वेल्दी लोगों का ही राज्य होता है, इसको कहते हैं कुलीन तंत्र, ऑल ओवर यूरोप। तो ये युद्ध सिर्फ राजा के खिलाफ ही नहीं था बल्कि ये कुलीनों के खिलाफ भी था। कुलीन मीन्स जो अमीर लोग थे, जिनकी चलती थी बातें, जिनकी बात मानी जाती थी। जैसे अभी जो फ्रांस था, यहाँ पर पहले राजा का चलता था, इसके बाद जो चर्च और नोबिलिटी, तो इसमें क्या था, इसमें जितने भी वेल्दी पीपल थे, जितने भी प्रिविलेज्ड थे, उनकी बातें मानी जाती थी। तो मोनार्की भी था और एरिस्टोक्रेसी भी एक तरीके से कह सकते हैं आप थी वहाँ पर। तो इन दोनों के खिलाफ लोगों ने लड़ाई की। अमंग द पेट्रियाटिक सॉन्ग्स दे सैंग वॉज द मार्सिलेस। इसी के बीच उन्होंने जो गाने गाए वो कौन से कहलाए, वो मार्सिलेस गाने गाए, कंपोज बाय द पोएट रोजेट डी ला इस्ले। इसका मतलब है कि जो एक पोएट थे वहाँ पर, रोजेट डी ले, उनके लिखे हुए कविता को लोगों ने अपने युद्ध के दौरान इस देशभक्ति वाले गाने को गाया, पैट्रियोटिक सॉन्ग को। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलेस एज दे मार्च इन टू पेरिस। ये सबसे पहले गाया गया उन वॉलंटियर्स के द्वारा जिन्होंने मार्सिलेस में सबसे पहले मार्च किया। मार्च किया मतलब उसकी तरफ कूच की या वो उस तरफ गए, इन टू पेरिस, पेरिस में। एंड सो गॉट इट्स नेम, और इस तरीके इसका नाम मार्सिलेस पड़ गया क्योंकि सबसे पहले इसे मार्सिलेस जाते वक्त ही गाया गया। द मार्सिलेस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और अब यही जो पोइट्री थी ये अब नेशनल एंथम हो गई है फ्रांस का। जैसे हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ जब हमारे क्रांतिकारी लोग जो थे, जो पैट्रियाटिक थे लोग थे, वो क्या करते, उन्होंने वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सारे जहाँ से अच्छा, तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे यहाँ जो नेशनल एंथम बना वो दूसरा बना, लेकिन ये काफ़ी सारे जो नेशनल सॉन्ग थे ये हमारे यहाँ गाए गए उस टाइम में जब हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन हो रहा था। द रिवॉल्यूशनरी वॉज ब्रॉट लॉसेज। इस रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ। एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल, और लोगों को बहुत सारी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ी। वाइल द मेन वर अवे फाइटिंग इन एट द फ्रंट, जब लोगों के घर से जो पुरुष है वो तो बाहर युद्ध कर रहा है, तो औरतें घर में अकेली पड़ गई। विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड टुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, तो औरतों के ऊपर ये बर्डन आ गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि उन्हें अपना घर भी देखना है और अपनी अर्निंग भी देखनी। मतलब जब जेंट्स वर्क करते थे तो उनका काम था इनकम करना, अर्निंग करना, और औरतों का काम था वो घर फैमिली को संभालें। लेकिन अब क्या हो गया, अब जब जो जेंट्स हैं वो चले गए हैं बाहर युद्ध पर, तो अब औरतों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि उन्हें अब अर्निंग भी करनी है और अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है। लार्ज sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further।
ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो चाहती थी, वो इस बात पे राज़ी थी, कन्विंस्ड मीन्स राज़ी थी, दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, कि रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया जाए, मतलब और तेज़ी लाई जाए इस चीज़ में। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो था उसने सिर्फ रिचर सेक्शन मीन्स अमीर जो वर्ग था, उच्च वर्ग जिसको कह सकते हैं आप, जिनके पास बहुत पैसा था, उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स दिए हुए थे सोसाइटी में। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट ऑफ फॉर पीपल हु विज्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब क्या हो गया, अब जो पॉलिटिकल क्लब्स थे, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट, मतलब अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए थे जहाँ पर लोग अब डिस्कस करते थे अपनी बातों को, गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके प्लान को, देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, वो अपने तरीके से इन चीज़ों पर बातें करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन हुआ, जैकोबिन्स क्लब का नाम आता है, मतलब ये क्लब सबसे ज़्यादा वहाँ पर सक्सेसफुल हुआ, सबसे ज़्यादा माना गया। विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फार्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। इस क्लब का नाम कैसे जैकोबिन्स पड़ा, इसका नाम जैकोबिन्स पड़ा, एक वहाँ पर कॉन्वेंट था, उसी के उसको जो कॉन्वेंट था उसकी स्थापना की थी किसने, सेंट जैकब, पेरिस में एक क्लब कॉन्वेंट की स्थापना की थी सेंट जैकब ने, उन्हीं के नाम पर पड़ गया ये जैकोबिन क्लब। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, इस टाइम में क्या था, औरतें भी एक्टिव हो गई थी, सक्रिय हो गई थी जब ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा था। फॉर्म्ड देयर ओन क्लब्स, और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। अब जो आगे आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे उसमें आपको इस यहाँ की एक्टिविटीज़ और वीमेन की डिमांड्स के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। The members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous sections of society. जो जैकोबिन क्लब में लोग थे, मीन्स ये क्लब किन लोगों से मिलकर बना था, ये इस क्लब में वही लोग थे जो लेस प्रॉस्परस थे, मतलब उनके पास संपत्ति और चीज़ें जो हैं वो बहुत कम मात्रा में थी। मतलब जो सोसाइटी में जिन लोगों के पास कम पैसे थे उन लोगों ने मिलकर एक क्लब बनाया जिसका नाम रखा गया जैकोबिन क्लब। दे इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन लोग आते थे, तो इसमें आते थे दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, इसमें छोटे छोटे दुकानदार आते थे, आर्टिशंस मीन्स कारीगर आते थे, सच एज शू मेकर्स, शूज़ बनाने वाले, शू मेकर मीन्स जो जूते बनाते हैं, पेस्ट्री कुक्स बेकरी शॉप वाले, वॉच मेकर्स घड़ी साज, प्रिंटर्स प्रिंट करने वाले, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, और इसमें कई सारे और नौकर और डेली वेज वर्कर यानी रोज़मर्रा के काम करने वाले या डेली मतलब वो लेबर्स जो डेली पे काम करते हैं, उन्हें डेली अपना पैसा मिलता है, वो उतना यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वो वर्क करते हैं और उन्हें पैसा मिलता है, तो डेली वेज वर्कर इस क्लब में इंक्लूडेड थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और इस क्लब में जो लोगों का लीडर था वो कौन था, वो वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। आपको मैक्सिमिलियन का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, रॉबेस्पियर इज इनफ। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि जैकोबिन क्लब का जो मेन लीडर था वो कौन था, तो आप बताएंगे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अ लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वोर्न बाय डॉक वर्कर्स। तो क्या हुआ कि इस क्लब ने अ लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबिन्स में मतलब इस ग्रुप के कई ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा मात्रा के लोगों ने उन्होंने डिसाइड किया टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउज़र, कि वो अब ट्राउज़र जो पहनेंगे वो स्ट्राइप्ड होगा, उसमें धारीदार होगा वो ट्राउज़र, सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स, जो डॉक वर्कर्स पहनते हैं उसी से मिलता जुलता ही ये भी एक स्ट्राइप्ड ट्राउज़र पहनेंगे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस।
तो ये उनका अपना एक अलग फैशन था ताकि वो अपने आप को सोसाइटी से अलग दिखा सके, मतलब ये पता चले कि ये जैकोबिन्स क्लब के लोग हैं, मेंबर्स हैं, इसलिए वो इस तरीके का ड्रेस पहनेंगे, ट्राउज़र यूज़ करेंगे, स्ट्राइप्ड ट्राउज़र, स्पेशली नोबल्स, ताकि वो नोबल्स से खुद को अलग दिखा सके। हु वोर नी ब्रीचेस, जो नी ब्रीचेस यानी घुटनों तक के ट्राउज़र्स पहनते थे। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्ड बाय द वेयरर्स ऑफ नी ब्रीचेस, और ये एक तरीके की शक्ति, ये द वे ऑफ प्रोक्लेमिंग, ये उनका अपना विरोध करने का एक तरीका था। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैन क्लूटर्स, तो इन्हें सैन क्लूटर्स भी जाना गया, लिटरली मीनिंग जिसका मतलब होता है, सैन क्लूटर्स का मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब वो लोग जिनके जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। विदाउट नी ब्रीचेस मतलब जिनकी नी ब्रीचेस, वो जो ब्रीच मीन्स जो पैंट है वो घुटने से नीचे नहीं होती है, तो विदाउट नी ब्रीचेस ये, और इनकी पैंट तो स्ट्राइप थी लेकिन नी ब्रीचेस पे थी। सैन क्लूटन मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप, उन्होंने इसके साथ साथ, मतलब जो स्ट्राइप्ड पैंट्स वो ट्राउज़र पहन रहे थे उसके साथ साथ उन्होंने वोर इन एडिशन साथ साथ पहना द रेड कैप, वो रेड कैप जो आपने अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था, रेड कैप का मतलब क्या होता है, दैट सिम्बोलाइज लिबर्टी, जिसका मतलब है आज़ादी। तो उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि अब वो रेड कैप पहन रहे हैं, इसका मतलब वो अब आज़ाद हैं, और वो अब और अगर जो भी थोड़ी बहुत उसमें कसर रह गई है वो अब इसे पूरी कर लेंगे। वीमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, हालांकि औरतों के लिए ये करना मना था कि वो ब्रीचेस और सब चीज़ें नहीं पहनती थी और ना ही कैप लगाएंगी। तो वीमेन वर नॉट अलाउड टू डू सो, औरतों को इस बात की अनुमति नहीं थी, उन्हें अलाउ नहीं किया गया था। इन द समर ऑफ 1792 के गर्मियों में द जैकोबिन्स प्लान्ड एज इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। तो जैकोबिन ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उन लोगों को भी इकट्ठा करें जो लोग पेरिशियंस, लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस मतलब क्रोधित लोग, वो क्रोधित लोग जो किस बात से गुस्सा है, जो फूड के हाई प्राइस होने से गुस्सा है और जो शॉर्ट सप्लाई से गुस्सा है, उन लोगों को क्यों ना इकट्ठा किया जाए। तो इन लोग 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने प्लान किया कि हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करेंगे जो पहले से ही राजा से गुस्सा है, क्रोधित हैं, किस बात को लेकर कि जो प्राइस बढ़ा दिए गए हैं इस बात को लेकर, और उनको जो सप्लाई है फूड की और सारी चीज़ नेसेसिटीज़ की वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त की सुबह दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्विलेट्स, इसका मतलब उन्होंने ट्विलेट्स के जो पैलेस है उस पर इन्होंने धावा बोल दिया। स्टॉर्म्ड मतलब धावा बोल देना या फिर उस पर नष्ट करने की कोशिश करना। मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड्स, उन्होंने राजा के गार्ड्स को, रक्षकों को मार डाला। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ अ हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और खुद राजा को भी हॉस्टेज मीन्स बंदी बना के रखा, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक उन्हें बंदी बना लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, बाद में असेंबली ने इस बात के लिए भी कहा कि जो रॉयल फैमिली है उसे जेल में डाल दिया जाए, इम्प्रिजन मीन्स जेल में डाल दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन हुए। फ्रॉम नाउ, और अब से, ऑन ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और इसके बाद जब ये हो गया कि उन्होंने ट्विलर्स के पैलेस पे हमला किया, सारी भीड़ ने मिलकर राजा के रक्षकों को मार दिया, उनको खुद राजा को भी बंदी बना लिया, और उसके फिर लोगों ने कहा कि राजा की पूरी फैमिली को जेल में डाल दो, तो वही किया गया। अब क्या था, अब इलेक्शन फिर से हुए। फ्रॉम नाउ, और अब से 21 ईयर्स के से ऊपर के लोग, मतलब जिनकी एज 21 से ज़्यादा है, वो उन्हें ये अधिकार दिया गया कि वो वोट करेंगे रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, मतलब इसमें कहीं भी ये नहीं देखा जाएगा कि वो धनी है या नहीं, उन्हें सिर्फ वोट करना है अगर वो 21 से अबव हैं तो। द न्यूली, नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, नई जो असेंबली बनी उसको कहा गया कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्की,
तो जो कन्वेंशन जो नया बना असेंबली उसको कहा गया कन्वेंशन, और कन्वेंशन ने क्या किया 21 सितंबर को 1792 में इसने मोनार्की को ख़त्म कर दिया, एबॉलिश यानी उसको बिल्कुल पूरी तरीके जड़ से हटा दिया, एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। ठीक है, रिपब्लिक में जिसमें जनता का शासन होता है। एज यू नो अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है, इस रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक तरीके के गवर्नमेंट होती है। वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, जहाँ पर लोग अपने लिए गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। और किस लिए इलेक्ट करते हैं, तो जिसमें लोग अपने लिए सरकार खुद चुनते हैं, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट के हेड को भी इंक्लूड किया जाता है। देयर इज़ नो हेरिडिटी मोनार्की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो राजा है हेरिडिटी मोनार्की में, जहाँ पर ये हो कि जो पहले राजा बना था उसी की फैमिली से रिलेटेड लोग ही राजा बनेंगे। तो देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स। तो अब आप ये फाइंड कर सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में कैसे ये हुआ, दैट आर रिपब्लिक्स, एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। और आप ये पता लगाइए कि वो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो कैसे रिपब्लिक बनी और उन्होंने क्या क्या काम किए जिससे उन्हें रिपब्लिक बनने में हेल्प हुई। लुई 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन के चार्ज में लुई 16 को कोर्ट के द्वारा उसे डेथ डिक्लेयर किया गया, मतलब उसके लिए ये कहा गया कि अब इसे मार दिया जाए। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस डे ला कॉन्कॉर्ड। और 21 जनवरी 1793 को उसे ही वॉज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट मतलब उसे मृत्युदंड दे दिया गया पब्लिकली, लोगों के बीचों मतलब भीड़ सबके सामने ले जाकर उसे दंड दिया गया एट द पैलेस, कहाँ पर, पैलेस डे ला कॉन्कॉर्ड में, वहाँ पर उसे मृत्युदंड दे दिया गया। द क्वीन मैरी एंटोनिएट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और इसके बाद जो क्वीन मैरी एंटोनिएट मीन्स जो लुई 16 की वाइफ थी, रानी थी, उनको भी मेट विद द सेम फेट, उनका भी वही हाल हुआ, वही हर्ष हुआ शॉर्टली आफ्टर, तुरंत उसके बाद ही, जैसा कि राजा का हुआ। मतलब राजा को पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का सेंटेंस हुआ, उनकी डेथ का सेंटेंस किया गया। इसके बाद जो क्वीन मैरी एंटोनिएट थी उन्हें भी मृत्युदंड दिया गया, वही हाल हुआ जो राजा का हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हेल्प होगी आपके लिए भी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द रेन ऑफ टेरर 3.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।